आखिर क्यों ये Samsung Galaxy S23 आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट फोन बन जाता है और क्यों मार्केट में इतने सारे फोन होने के बाद भी मैं इस फोन से अपना पीछा नहीं छोड़ा पा रहा हूं। तो इसके तीन मेजर रीजंस हैं। सबसे पहले इसकी प्राइसिंग की बात करें तो जब ये फोन लॉन्च हुआ था 75,000 का मिलता था, लेकिन आज के टाइम पे आपको 45,000 रुपए पे ये फोन बड़े ही आराम से मिल जाएगा। और रीजन नंबर 2 है इस फोन की स्पेसिफिकेशन। 45,000 रुपए के हिसाब से जो चीजें आपको ऑफर करता है, चाहे आप डिस्प्ले की बात करो, डिजाइन की बात करो, कैमरा की बात करो, परफॉर्मेंस की बात करो, हर एक चीज आपको टॉप नॉच देखने मिल जाती है। हाँ, 1.5 साल के अंदर चीजें अपग्रेड जरूर हुई हैं, इससे बेहतर भी आ गई हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं है कि फोन 45,000 रुपए का है। और नंबर 3 और मेरी फेवरेट चीज है इस फोन का साइज। मतलब देखो कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट है ये फोन। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन इस साइज के अंदर आपको जो फोन प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे ब्रांड्स बहुत ज्यादा कम है। अब देखो वैसे तो मेरी सारी ही बातों का जो रीजन है वो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस सा है। मार्केट में आपको S22 भी देखने मिल जाएगा, S24 भी देखने मिल जाएगा, बट S22 थोड़ा सा पुराना फील होता है डिजाइन वाइज अगर आप बात करते हो, प्रोसेसर वाइज अगर आप बात करते हो, और क्योंकि मार्केट में S24 चल रहा है तो उस चीज से भी लोग थोड़ा रिलेट करके देखते हैं कि S22 दो जनरेशन पुराना डिवाइस, वो चीज आ जाती है। ऑल्दो इस प्राइस पॉइंट पे कभी कभी वो मिल जाता है 20-22 हजार रुपए की रेंज में मिल जाता है, भाई वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। वही अगर बात करते हैं S24 की, तो S24 के अंदर ऐसा कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है ब्रांड ने। सेम डिजाइन आपको देखने मिल जाता है S23 वाला। हाँ, माइनर से चेंजेस जरूर देखने मिलेंगे, बट वहां पे जो प्रोसेसर आपको देखने मिलता है वो है Exynos का, जिसे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। ऑप्शन बचता है S23। इसके अंदर आपको देखने मिलता है Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर, जो कि Galaxy के लिए थोड़ा सा एनहेंस्ड करके, थोड़ा सा ट्यून करके बनाया गया है। अब कुछ लोग काउंटर ये भी देने लगेंगे कि S22 में भी तो Snapdragon मिलता है, तो वो चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, थोड़ा पुराना मिलता है, उसके अंदर Snapdragon 8 Gen 1 है। तो डिजाइन के बारे में आपको एक चीज मैं बता चुका हूं कि इसका डिजाइन Samsung Galaxy S24 से काफी ज्यादा मिलता है। रीजन ये भी है कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं थोड़ा सा अपने फोन्स को आइडेंटिकल रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनके फोन को देख के अलग ही पहचाना जा सके। वो चीज यहाँ पे भी फॉलो होती है। मतलब साइड बाय साइड आप S23 और S24 को रखोगे तो इजीली गेस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कौन सा डिवाइस S23 है और कौन सा डिवाइस S24 है। बाकी कुछ ओवरव्यू की बात करते हैं तो फोन के अंदर 6.1 इंच की एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई है, जो कि स्क्रीन बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है, आगे बात करेंगे इस पे। एंड वही प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ देखने मिल जाता है Gorilla Glass Victus 2 फ्रंट में भी एंड इवन बैक में भी। हालांकि पीछे की तरफ मैंने एक गार्ड एक्स्ट्रा लगाया हुआ है जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है, और आपको काफी सारे निशान वगैरह यहाँ पे दिख रहे होंगे। वो इसलिए ताकि फोन की जो ओरिजिनल बैक है वेक्टर्स वाली, उस पे स्क्रैचेस ना आए, और मैं कभी फोन को रीसेल करने का सोचता हूं तो मुझे अच्छा रेट मिल जाए। वो अलग बात है, मैं इजीली इसको सेल नहीं करने वाला। बट इस लेयर के अंदर जो प्रोटेक्शन है वो आपको पूरा का पूरा मैट फिनिश के साथ में देखने मिलता है, जिससे फोन के ऊपर निशान नहीं आते उंगलियों के। बाकी साइड में आपको ये एल्यूमिनियम जैसा दिखने वाला फ्रेम देखने मिल जाता है, जो काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। कुछ लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, मेरे केस में भाई मुझे अच्छा लगता है। एनएस फोन के अंदर बड़ी प्यारी सी छोटी सी डिस्प्ले आपको मिलती है, जिसका साइज सिर्फ 6.1 इंचेस का है, और ये फुल HD प्लस डिस्प्ले है AMOLED वाली। एंड आप इस पे वीडियोस वगैरह देखना भी एंजॉय करोगे अगर आपको इसकी छोटी डिस्प्ले पसंद है, छोटे फोन्स पसंद है। अब क्योंकि ये फोन आपको 2023 में लॉन्च होते देखने मिला था, 2023 के स्टार्टिंग में ही आ गया था, तो इस फोन के अंदर जो ब्राइटनेस है HBM की मैं बात कर रहा हूं, जब आप फोन को सनलाइट में यूज करोगे वो 1200 निट्स की देखने मिलती है, जिसके साथ में फोन की डिस्प्ले अच्छी खासी ब्राइट है। आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी फोन की डिस्प्ले आउटडोर में देखने में। बट अगर बात करते हैं इसकी पीक ब्राइटनेस की, जो आप YouTube या Netflix पे HDR कंटेंट के टाइम पे मैक्सिमम ब्राइटनेस फील करते हो, वो आपको 1750 निट्स की देखने मिलती है। बट कुछ लोगों को लगेगा कि भाई अभी मार्केट थोड़ा सा बदल चुका है, समय बीत चुका है, तो मार्केट के अंदर 2500 निट्स, 3000 निट्स, इवन 4000, 4500 और 5000 निट्स के फोन भी आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा, पहले कंपनीज ने मेगापिक्सल के ऊपर गेम खेला था 200 मेगापिक्सल तक पहुंचा करके, उसके बाद में इन्होंने रैम वगैरह के ऊपर गेम खेलना शुरू किया। मतलब नंबर गेम्स ब्रांड हमेशा से खेलते आए हैं, और वही नंबर गेम अब निट्स के मामले में यानी स्क्रीन ब्राइटनेस के मामले में भी शुरू कर दिया है। मैंने इसको Xiaomi 14 के साथ में कंपेयर किया, जिसके अंदर 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, और रिजल्ट आप लोग खुद ही देख सकते हो कि क्या बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने मिल रहा है। मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। और देखो कैमरा के मामले में भी मुझे ये डिवाइस इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि यहां आपको एक प्रॉपर कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है, जहां पे ट्रिपल कैमरास हैं 50, 10 एंड 12। यहां पे कोई भी आपको 2 या 5 मेगापिक्सल का फालतू का कैमरा देखने नहीं मिलता। सो ऑन विद द फ्रंट कैमरा। सो चाहे मेन कैमरा की बात हो, टेलीफोटो की बात हो, अल्ट्रा वाइड की बात हो, हर एक चीज आपको इस डिवाइस में देखने मिलती है। बट काफी सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि क्या ये स्मार्टफोन आज के समय पे आने वाले स्मार्टफोन से टक्कर ले पाएगा कैमरा क्वालिटी के मामले में? तो वैसे तो इसका जवाब मैं सिंपल एक वर्ड में भी आपको दे सकता हूं, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ कैमरा सैंपल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो,
जो मैंने इसी फोन के तीनों कैमरा का यूज करके लिए हैं। अब यहाँ पे कुछ मेजर चीजें होती है नोटिस करने वाली। सबसे पहली चीज होती है जो फोटो हमने कैप्चर की है उसके अंदर डिटेल्स कैसी आती है। तो यस, डिटेल्स के मामले में फोन अच्छा काम करता है। दूसरी चीज है कलर्स, तो कलर्स को भी काफी अच्छे से बैलेंस कर लेता है। कलर्स के साथ में एक और चीज आती है HDR, जहां पे आप सन वगैरह की बात करो या फिर स्काई की बात करो, वो चीज भी काफी अच्छे से फोन मैनेज करता है। एंड यस, अच्छी स्किन टोन्स भी डिवाइस के साथ में मिलती हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड के साथ में कुछ लिए गए सैंपल्स भी आप देख सकते हो, काफी ज्यादा यूजेबल हैं, किसी तरह का क्वालिटी इशू आपको देखने नहीं मिलेगा। एंड इवन टेलीफोटो कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 3x पोर्ट्रेट जैसी चीजें भी देखने मिल जाती हैं। जो आप क्लोजअप शॉट अगर लेना पसंद करते हो, पोर्ट्रेट्स वगैरह लेना पसंद करते हो, तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा ऑसम आती है। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी कुछ ऐसा है कि नॉर्मली ये फोन आपको 45,000 रुपए की रेंज में देखने मिल जाता है, और इसी रेंज के अंदर आपको बहुत सारे लेटेस्ट स्मार्टफोन भी देखने मिल जाते हैं जिनके अंदर आपको 4K रिकॉर्डिंग भी अच्छे से होती हुई दिखाई नहीं देती। बट ये फोन 4K तो रिकॉर्ड कर ही लेता है एकदम बढ़िया तरीके से 60 FPS के साथ में, और इवन आप 30 FPS पे 8K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और हर तरह की वीडियो जो भी आप रिकॉर्ड करोगे, चाहे 1080p में कर रहे हो, चाहे 4K में कर रहे हो, और इवन 8K में कर रहे हो, काफी ज्यादा स्मूथ रिकॉर्ड होती है। और हैरानी की बात तो ये है कि मैंने अपना पूरा का पूरा व्लॉग, बहुत सारे फोटोज इसी फोन के साथ में क्लिक किए थे। DSLR में लेके जाता नहीं हो ट्रिप्स वगैरह पे, और आईफोन मैंने लास्ट ईयर तक खरीदा नहीं था। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एंड ये जो सेम चीज मैंने आपको बैक कैमरा के लिए बताई है, इन्हीं में से सारी चीजें जो भी क्वालिटी वाइज मैंने बताई थी, सारी की सारी चीजें अप्लाई होती हैं फ्रंट कैमरा पे भी, उसके भी रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब देखो परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस डिवाइस के अंदर आपको देखने मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। बहुत ज्यादा पुराना प्रोसेसर नहीं है, सिर्फ एक जनरेशन पुराना है। आपको आने वाले समय में 8 Gen 4 जरूर देखने मिलेगा, बट अभी तक आया नहीं है। और इसको भी थोड़ा बहुत ट्यून किया गया स्पेशली गैलेक्सी डिवाइसेस के लिए, जहां इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। एंड इस डिवाइस के साथ में आपको 8 GB की रैम मिलती है, इससे ज्यादा का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। 12-16 का अगर सोच रहे हो तो नहीं, वो आपको नहीं मिलता। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, इस डिवाइस के अंदर आपको अलग अलग वेरिएंट मिलेंगे स्टोरेज वाले। तो मेरे वाले फोन के अंदर है 128 GB की स्टोरेज, और 128 GB की जो स्टोरेज है वो है UFS 3.1। अगर आप लेते हो 256 GB की स्टोरेज, तो उसके अंदर आपको मिलेगा UFS 4.0। अब टेक्नोलॉजी अलग है, हाँ कुछ डिफरेंस भी है डेफिनेटली, लेकिन इतना बड़ा भी डिफरेंस नहीं है कि आप सोचो कि नहीं UFS 3.1 है तो बेकार है, UFS 4.0 है तो बहुत बढ़िया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स आपको इस प्राइस रेंज के अंदर 3.1 स्टोरेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे भी दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि मैं तारीफ कर रहा हूं तो मुझे सैमसंग के इस डिसीजन से बहुत ज्यादा खुशी है, नहीं, इस फोन के अंदर भी आप 4.0 दे सकते थे। बट एक लाइन में अगर कंक्लूजन दूं तो जिस बजट पे ये फोन आता है, आपको किसी भी तरह की दिक्कत इस फोन के साथ में नहीं होने वाली। बट अगर आप इसका 256 GB वाला वेरिएंट परचेज करते हो तो डेफिनेटली वो आपके काम आएगा। आप ज्यादा फाइल्स वहां पे स्टोर कर पाओगे, फोटोज वीडियो ज्यादा बना पाओगे, और ऑब्वियसली आपको फास्टर स्टोरेज मिलेगी। अब देखो, मेरी डेली लाइफ में मैं बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं करता हूं, मैं पीसी गेमर हूं, मोबाइल गेमर नहीं हूं, बट फिर भी टेस्टिंग के लिए मैं थोड़ी बहुत BGMI वगैरह चला के डिवाइस पर जरूर टेस्ट करता हूं। तो BGMI की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्मूथ ग्राफिक्स के साथ में एक्सट्रीम प्लस FPS देखने मिल जाते हैं, जहां पे ऑलमोस्ट 90 FPS पे गेमिंग आप कर सकते हो। और जो मैक्स ग्राफिक्स जाते हैं वो जाते हैं अल्ट्रा HDR तक, जिसके साथ में आपको अल्ट्रा FPS यानी 40 FPS पे आप गेमिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर ग्राफिक को थोड़ा सा बीच में कहीं पे रखते हो तो आप आराम से 60 FPS की गेमिंग डिवाइस के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। और अगर बात करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो उसके अंदर आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने मिलेगा, जो कि हर एक डिवाइस के ऊपर मिलता ही है। BGMI थोड़ा सा अलग लेवल की चीज है। अब इस फोन का जो मुझे दूसरा कौन लगता है वो है इसकी बैटरी, और ऑब्वियस भी है क्योंकि फोन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है किसी भी नॉर्मल फोन से, तो इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड बैटरी साइज देखने नहीं मिल सकता, जो कि आजकल 5000 mAh ज्यादातर ब्रांड ऑफर कर रहे हैं, बट यहां पे आपको मिलती है 3900 mAh की बैटरी। अब अगर आप एक एवरेज यूजर हो, अपने फोन को नॉर्मल चीजों के लिए यूज करते हो, कॉल उठा लिया, थोड़ी बहुत वीडियोस देख ली, कभी कभार गेमिंग कर ली, थोड़े बहुत फोटोज वगैरह क्लिक कर लिए, तो डेफिनेटली आपके फोन की जो बैटरी है पूरे एक दिन चल जाएगी। बट अगर आप थोड़े से हार्ड कोर यूजर हो, थोड़ा ज्यादा चीजों को एकदम परफॉर्मेंस लेवल पे देखना चाहते हो, तो भाई आपको फोन की बैटरी दिन में 2 बार भी चार्ज करनी पड़ेगी। जब मैं प्राइमरी तौर पे इस फोन को यूज करता था, मेरे पास आईफोन नहीं था मेरा, तो मुझे इस फोन की बैटरी दिन में 2 बार चार्ज करनी पड़ती थी। बट अभी मेरे पास में आईफोन है, तो कभी मैं इसको यूज कर लेता हूँ, कभी आईफोन यूज कर लेता हूँ, तो आराम से इसकी बैटरी पूरे दिन चल जाती है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज है, वो
वो है इसकी चार्जिंग। फोन के अंदर आपको सिर्फ 25 वॉट की चार्जिंग देखने मिलती है। मैं वायर्ड चार्जिंग की बात कर रहा हूं। तो इस चार्जिंग के साथ में अगर आप अपने फोन को चार्ज करते हो, पहली बात तो फोन के अंदर आपको चार्जर देखने नहीं मिलता, बहुत पतला सा बॉक्स आता है, तो आपको चार्जर अलग से खरीदना होगा। रिकमेंडेड है आप किसी अच्छे ब्रांड का ही खरीदो। अगर सैमसंग का खरीद लेते हो बहुत अच्छा है, बट उस अच्छे चार्जर के साथ में भी आपका फोन चार्ज होने में आराम से 1 घंटे से लेकर 1 घंटा 15-20 मिनट तक का समय ले लेता है, जो कि आजकल के स्मार्टफोन्स को देखते हुए काफी ज्यादा कम फील होता है। आई मीन जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। और अगर वायरलेस चार्जिंग पे कुछ बोलूं तो इस फोन के अंदर आपको 10 वॉट की वायरलेस चार्जिंग देखने मिल जाती है, 5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, जिससे आप कोई दूसरा फोन या फिर ईयरबड्स वगैरह चार्ज कर सकते हो फोन की बैटरी का यूज करके। अब ये चीज दे दी है फोन के अंदर तो ठीक है, वैसे कोई इतना ज्यादा सेंस नहीं बनाती। और ना ही मैं आपको ये चीज बताने के लिए फोन का रिव्यू कर रहा था, बस एक एडिशनल तौर पे याद आ गया तो मैंने बता दिया। एंड अब थोड़ा सॉफ्टवेयर पे बात कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर के मामले में सैमसंग का भाई अलग ही सीन है। अब तो 7 साल के अपडेट अपने आने वाले फोन्स के ऊपर सैमसंग ने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। मैं फ्लैगशिप की बात कर रहा हूं, बट अगर इस फोन की भी बात करें तो इस फोन के लिए सैमसंग ने 4+5 इयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स का प्रॉमिस किया था जब ये लॉन्च हुआ था। यानी कि आपको 4 एंड्रॉइड अपडेट्स देखने मिलेंगे, 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे, जिसमें से ऑलरेडी 1-1.5 साल हो चुका है और फोन अभी चल रहा है एंड्रॉइड 14 पे। यानी कि अभी भी 3 अपडेट्स आने बाकी हैं। फोन को आप एंड्रॉइड 17 तक आराम से ले जा पाओगे और साथ में आपको एडिशनली सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेंगे। बट सिक्योरिटी पैच की अगर करंट वर्जन की बात करें तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है। आज 8 अगस्त है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस फोन के अंदर आपको लास्ट मंथ का ही सिक्योरिटी पैच देखने मिलता है। तो भाई बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है सैमसंग वाले अपडेट्स के मामले में। और कमाल तो सैमसंग ने इस बात में किया कि जब इस फोन के अंदर One UI 6.1 की अपडेट आई तो इसके अंदर सैमसंग का गैलेक्सी AI वो भी आ चुका है और उसके ऊपर वैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, आप उसको आई बटन में जाके देख सकते हो। एंड इस AI अपडेट की वजह से फोन के अंदर काफी सारे ऐसे फीचर्स आ गए हैं जो मुझे लिटरली काफी पसंद है। सर्कल टू सर्च आ गया है। वैसे ये फीचर उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, सिर्फ हाइप के तौर पे था, बट साथ में आपको चैट असिस्ट देखने मिल जाता है, जहां पे आप अपनी चैट के अलग अलग वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर ग्रामर मिस्टेक है उसको ठीक कर सकते हो। नोट असिस्ट मिल गया है जहां पे आप अपने नोट्स वगैरह को समराइज कर सकते हो, इंटरनेट के पेजेस को समराइज कर सकते हो। इवन चैट ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स भी आपको मिल गए जो आप अपनी सोशल मीडिया एप्स में यूज कर पाओगे। एंड हाँ, फोटो असिस्ट भी है जहां पे फोटो के अंदर काफी सारी चीजों को लेकर आप चेंज कर सकते हो और कॉल रिकॉर्डिंग को भी आप ट्रांसक्राइब कर सकते हो। सो यही कुछ कहानी है सैमसंग गैलेक्सी S23 की 1.5 साल के बाद में, जहां पे अच्छी और बुरी दोनों ही चीजें आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। अब अगर आप इस फोन को लेना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी भी सेल के टाइम पे इस फोन को ले सकते हो। अभी भी Amazon पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 45-46,000 के आसपास आपको मिल रहा है। अगर बैंक डिस्काउंट वगैरह आप लगा दोगे और भी कम पे मिलेगा। सो अगर 45,000 रुपए के आसपास आपको ये फोन मिल जाता है तो आज भी भाई बहुत ज्यादा तगड़ी डील है, काफी ज्यादा पावरफुल फोन है ये। बट डिपेंडिंग के आपको छोटे साइज के फोन पसंद हैं या फिर नहीं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।